दिल्ली से हमारे साथ जुड़ा, लेकिन इससे पहले हम राजेंद्र अग्रवाल साहब के पास चले। आइए जल्दी से कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब जबरदस्त हंगामे के मूड में दिख रही विपक्ष के तेवर इस कदर बदले हो। इस वजह से इस विधेयक को पारित कराने को भाजपा का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, जिसे सुधींद्र भदौरिया साहब ने कहा था कि डिजास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक नहीं है। लेकिन आप देखिए मास्टर स्ट्रोक क्यों? ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल सरकार का ब्रह्मास्त्र बना। मॉनसून सत्र में पहली बार हंगामा नहीं, चर्चा हुई। संशोधन बिल के समर्थन को विरोधी मजबूर हुए। विरोधी दल सरकार के कदम से बैकफुट पर दिखे और ओबीसी वर्ग की सियासत करने वाले भाजपा विरोधी दल बेचैन भी दिखे। पिछड़ों के नाम पर वोट मांगने वालों को बड़ा झटका लगा। इस बिल से ओबीसी वोटर्स के बीच भाजपा की पैठ बढ़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। भाजपा शासित राज्यों में ओबीसी की नई लिस्ट तैयार हो सकती है। विपक्ष के समर्थन से भले ही ये विधेयक पारित हुआ हो, लेकिन ये भी सच है कि इसकी पहल भाजपा सरकार ने की। जाहिर है कि इसे भुनाने में पार्टी संकोच नहीं करेगी। इसलिए आपको बता देते हैं कि आखिर भाजपा का इसके पीछे कितना लंबा दांव है। जी हां, दशकों पुरानी मांग को मोदी सरकार ने पूरा किया। भाजपा इस बात का हर राज्य में क्रेडिट लेगी। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा आक्रामक नजर आएगी। यूपी में करीब 54% ओबीसी वोटर हैं। 2022 के चुनाव में इसका बड़ा मुद्दा बनना तय माना जा रहा है। ये स्थिति है। और हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के मेरठ से। राजेंद्र अग्रवाल साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। धन्यवाद जी। तो राजेंद्र जी, क्या कहना है जो संशोधन बिल जो राज्यसभा में भी पास हो गया, तो इसको लेकर जो इसे मास्टर स्ट्रोक, लेकिन बसपा कह रही है कि हम तो कह रहे हैं बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, लेकिन बसपा और बाकी पार्टियां कह रही है मास्टर स्ट्रोक नहीं, डिजास्टर स्ट्रोक है इनका कहना है। ये तो बसपा सपा ये पार्टियां कह रही है कि हम लोगों ने मजबूर किया सरकार को इस विधेयक संशोधन विधेयक को लाने के लिए। क्या कहना है सर आपका? नहीं, भदौरिया जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। किसान आंदोलन की भी बात कर दी उन्होंने बेरोजगार की भी बात की, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। क्योंकि एक विषय के ऊपर केवल सीमित रखना उनके लिए संभव नहीं हो रहा था, इसलिए सब प्रकार के विषयों को उन्होंने शामिल किया। देखिए, बातें कोई कितनी भी करता रहा हो, चाहे सपा करती रही हो, चाहे बसपा करती रही हो, उस बैकवर्ड्स हों या हमारे एससीज हों, उनके कल्याण के काम यदि किसी सरकार ने निरंतर किए हैं, प्रभावशाली ढंग से किए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अब चाहे वो जनधन योजना के माध्यम से सीधे गरीब से गरीब आदमी को राहत पहुंचाने का काम हो, वो चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से सब प्रकार के सब वर्गों के बीच में, और स्वाभाविक रूप से उन वर्गों में जो गरीब हैं उनमें अधिकांश संख्या हमारे ओबीसीज की एससीज की रहती है, उनके बीच में राहत पहुंचाने का काम करने में एक योजना नहीं, ऐसी आप कितनी भी योजना आप ध्यान में लेंगे तो ये बात आएगी कि बातें कोई कितनी भी करता रहा हो, परंतु व्यावहारिक स्तर के ऊपर ये जो हमारे पिछड़े हुए वर्ग हैं, ये जो हमारे अनुसूचित वर्ग हैं, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनके कल्याण का निरंतर काम यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, उसके द्वारा व्यवस्था की, आयोग ही नहीं था, मांग होती रहती थी। तो ये सारी जो बातें हैं, मैं फिर उस बात को कह रहा हूं कि हल्ला कोई कितना भी मचाए, हमारा विचार था, हमारा विचार था। अरे आपका विचार था, आपने किया क्यों नहीं? आपको रोका किसने था? आपको जब प्रदेशों के अंदर भी अवसर मिले तो आप तो धन इकट्ठा करने के अंदर लग गए। वो सारी बातें मैं कहना नहीं चाहता, कई बार वो आक्षेप की भाषा हो जाएगी, मैं उसका मैं उपयोग नहीं करूंगा मैं। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि सब प्रकार से ओबीसी का, एससी का, बाबा साहब की जहां तक बात है, बाबा साहब तो हम सबके मार्गदर्शक हैं ही। वो कोई किसी एक दल के लिए कोई बसपा का कोई बड़ा भारी उनका अनुसरण करके उन्होंने काम किया हो, ऐसा तो रिकॉर्ड नहीं है, बहन जी का रिकॉर्ड भी नहीं है वैसा। तो बाबा साहब तो हम सबके आदर्श हैं, उनके दिखाए रास्ते पर हम चल रहे हैं। उन्होंने ही इस प्रकार की व्यवस्था इस संविधान के माध्यम से दी कि जो बिल्कुल पिछड़ा वर्ग था, जो एकदम से सबसे पीछे खड़ा हुआ था, जो अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति था, उसको अवसर मिले। और हाँ, जो बात की कि मंडल आयोग की बात की, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने उसको लागू किया। उनको ध्यान होगा कि वीपी सिंह की सरकार को समर्थन भारतीय जनता पार्टी का था, बसपा तो उन दोनों थी भी नहीं, और कांग्रेस जो है उसके विरोध में थी।
तो ये सारी बातें तथ्य और सत्य है, इनका उपयोग करते हुए कहना चाहिए। और आज भी जो संशोधन हुआ है, कल और आज, कल लोकसभा में, आज राज्यसभा में, उसके अंदर प्रदेशों को पुनः इस बात के निर्धारण का अधिकार दिया है कि कौन से वर्ग बैकवर्ड के अंदर होंगे, कौन से वर्गों को चिन्हित करके उनको उसमें शामिल किया जाएगा, जिससे उनको भी इस ठीक है। राजेंद्र जी का आखिरी सवाल बड़े संक्षेप में, राजेंद्र जी, सपा बसपा ये भी मांग कर रही है कि 50% की जो कैपिंग है आरक्षण को लेकर, उसको भी बदला जाना चाहिए। इस पर क्या कहना आपका? अब देखिए, ये इस पर जो है पूरे देश को यदि आप सामने रखेंगे तो प्रत्येक प्रदेश के अंदर अलग अलग जो है जनसंख्या है, तो लेकिन एक बात है, ये भविष्य में इस पर विचार हो सकता है, लेकिन अभी तो इंदिरा साहनी केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है। और देखिए, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आरक्षण जो हमारा आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है, उसको अवसर प्रदान करता है। हालांकि उनको जो अनारक्षित वर्ग जो श्रेणियां हैं, उसके अंदर भी अवसर हैं, अभी वो अपनी योग्यता के अनुसार बढ़ सकते हैं। और आज क्रीमी लेयर के अंदर जो लोग आते हैं, उनकी क्षमता इस प्रकार की हुई है, तो उनके लिए अवसर पूरे हैं। आरक्षण के माध्यम से उनको एक सुरक्षित अवसर प्रदान किया जाता है, लेकिन तो भी इसके ऊपर भी विचार हो सकता है। और इस प्रकार के संकेत विभिन्न प्रकार की चर्चाओं में आए भी हैं, तो आगे समय के अंदर जैसी जरूरत होगी, सारे देश की स्थितियों को समझते हुए सरकारें या दल निर्णय करेंगे और ये विषय आगे बढ़ेगा जैसी जो उचित होगा। जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र अग्रवाल साहब, एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। आपने अपनी बात कही, अपने पार्टी का रुख साफ किया और आपने कहा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बात तो चुपेगी जारी है इस ब्रेक के बाद। बात तो चुभेगी को प्रेजेंटेड बाय डाबर आमला, वर्ल्ड्स नंबर 1 हेयर